हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे ग्रुप 2 सब ग्रुप 3 के एग्ज़ाम के बारे में। इस वीडियो में हमने पार्ट बी को कवर किया है जो सब्जेक्ट रिलेटेड पार्ट है। इसमें हमने ऐसे क्वेश्चंस को लिया है जो किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पौधों में पाया जाने वाला नीला बैगनी या लाल फ्लेवोनाइट वर्णक किसकी उपस्थिति के कारण होता है? कैरोटीन, एंथोसाइनिन, कैंसेथोफाइल्स या क्लोरोफिल? बताइए। तो इसका सही जो आंसर होगा, राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी। किसकी वजह से होगा? एंथोसाइनिक। पौधों में पाया जाने वाला नीला बैगनी या लाल फ्लेवोनाइक वर्णक एंथोसाइनिक की उपस्थिति के कारण होता है। एंथोसाइनिक जामुन, प्याज, अनार, अंगूर, टमाटर, चोकोबेरी आदि में पाया जाता है। ये भी आप लोग याद रख लेना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंग पादप कोशिका में पाया जाता है किंतु पशु कोशिका में नहीं पाया जाता? क्लोरोप्लास्ट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया या राइबोसोम? ये देखिएगा, ये भी आरआरबी एनटीपीसी में आया है 2016 के पेपर में। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा क्लोरोप्लास्ट। निम्न विकल्पों में क्लोरोप्लास्ट को छोड़कर अन्य सभी पशु कोशिका में पाए जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा घटक पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है? पानी, नाइट्रोजन, क्लोरोफिल या यूरिया? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका राइट जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, क्लोरोफिल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उन कोशिकाओं के समूह को जिनकी उत्पत्ति और संरचना समान होती है और जो एक विशेष कार्य करने के लिए विशेषज्ञता प्राप्त होते हैं, उदाहरण के लिए शरीर में मांसपेशियों की कोशिकाएं उन मांसपेशियों को बनाती हैं जो शरीर की गति से संबंधित हैं, को क्या कहा जाता है? मांसपेशी, ऊतक, फ्लोएम या रेशे? ये भी देखिएगा आरआरबी 2018 में पूछा गया था, ये ग्रुप डी में। इसका सही आंसर होगा ऊतक। कोशिकाओं का वह समूह जिसमें सभी कोशिकाएं आकार, आकृति, कार्य, उत्पत्ति तथा परिवर्धन की दृष्टि में समान होती हैं, ऊतक कहलाता है। ये हमारे शरीर के सभी हिस्सों और अंगों का निर्माण करते हैं। ऊतकों का अध्ययन जीव विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उसे हिस्टोलॉजी कहा जाता है। तो एक क्वेश्चन आपका यहाँ से बन गया कि हिस्टोलॉजी, ऊतकों का अध्ययन जीव विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? हिस्टोलॉजी। चलिए शुरू करते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। रक्त और हड्डियों के उदाहरण हैं संयोजी ऊतक, एपिथेलियल ऊतक, मेरिस्टेमेटिक ऊतक और तंत्रिका ऊतक। तो जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, संयोजी ऊतक। बहुत बढ़िया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। त्वचा के नीचे और आंतरिक अंगों के बीच ऊतक बनता है। कहाँ बनता है? त्वचा के नीचे और आंतरिक अंगों के बीच कहाँ ऊतक बनता है? तंत्रिका, वसा, मांसल या एपिथेलियल? तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, वसा में। कहाँ बनता है? वसा में। चलिए अगला देखते हैं। मनुष्य में एक संयोजी ऊतक के उदाहरण को पहचानें। मांसपेशियां, कोशिका, हड्डी या रेशे? ये देखिएगा आरआरबी एएलपी में आया था ये क्वेश्चन। सही आंसर क्या होगा? इसका होगा आंसर ऑप्शन नंबर सी, हड्डियों में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस प्रकार की कोशिका से त्वचा बनती है? अधिचर्म कोशिका, मृदुत्तक कोशिका, स्थानीय ऊतक या संयोजी ऊतक? तो किस प्रकार की कोशिका से त्वचा बनती है? तो वो बनती है ऑप्शन नंबर ए, अधिचर्म ऊतक से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। ऊतक के प्रकार ग्रंथियां बनाते हैं। तंत्रिका, एपिथेलियल, मांसपेशी या संयोजी? तो सही आंसर क्या होगा इसका? एपिथेलियल। जंतु के शरीर को ढकने या बाहर रक्षा प्रदान करने वाले ऊतक को उपकला ऊतक कहते हैं। देखिए एक क्वेश्चन ये बन गया आपका उपकला ऊतक के बारे में।
कि जंतु के शरीर को ढकने या बाहर रक्षा प्रदान करने वाली ऊतक को उपकला ऊतक कहते हैं। त्वचा, मुंह, आहार नली, रक्तवाहिनी नली का अस्तर, फेफड़ों की कूपिका, वृक्क नलियाँ आदि सभी उपकला ऊतक से बने होते हैं। घनाकार उपकला ऊतक वृक्कीय नली तथा लार ग्रंथि की नली के अस्तर का निर्माण करते हैं, जहाँ यह उसे यांत्रिक सहारा प्रदान करता है। ये उपकला कोशिकाएं प्रायः ग्रंथि कोशिका के रूप में अतिरिक्त विशेषता अर्जित करती हैं। चलिए अगला देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट जो हमारी स्लाइड है उसमें ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। हमारे शरीर में कौन से ऊतक पाए जाते हैं? पेरेन्काइमा, स्थायी ऊतक, संयोजी या अधिचर्मिक? तो सही आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, संयोजी ऊतक। निम्न में से क्या एक पशु ऊतक नहीं है? पेशीय ऊतक, संयोजी ऊतक, उपकला ऊतक या तंत्रिका ऊतक? तो जो इसका आंसर है वो दिया हुआ है कि पेशीय ऊतक, संयोजी ऊतक, तंत्रिका ऊतक तथा उपकला ऊतक चारों जो है वो पशु ऊतक हैं। किसी जीव के शरीर में तंत्रिका ऐसे रेशों को कहते हैं जिसके द्वारा शरीर के एक स्थान से दूसरे स्थान तक संकेत भेजे जाते हैं। इसका आंसर कुछ क्लियर नहीं दिया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऊतक हमारे मुंह की आंतरिक अस्तर को बनाता है। तो कौन सा ऊतक है जो हमारे मुंह की आंतरिक अस्तर को बनाता है? सिलिटेट कॉलमर एपिथेलियम, सरल स्क्वैमम एपिथेलियम, स्थिरीकृत स्क्वैमस एपिथेलियस या कॉलमर एपिथेलियम? तो क्या होगा इसका सही आंसर? तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, सरल स्क्वैमस एपिथेलियम। कोशिकाओं में रक्त नली का, इसका हम देखते हैं डिटेल में क्या बोलते हैं। कोशिकाओं में रक्त नली का अस्तर या कूपिका, जहाँ पदार्थों का संवहन वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली द्वारा होता है, वहाँ पर चपटी एपिथेलियम कोशिकाएं होती हैं। इनको सरल सल की एपिथेलियम कहते हैं। ये अत्यधिक पतली और चपटी होती हैं तथा कोमल स्तर का निर्माण करती हैं। आहार नली तथा मुंह का अस्तर सल की एपिथेलियम से ढका होता है। शरीर का रक्षात्मक कवच अर्थात त्वचा इन्हीं सल की एपिथेलियम से बनी होती हैं। ये देखिए यहाँ पे हमें इम्पोर्टेंट पॉइंट मिल गया कि शरीर का जो रक्षात्मक कवच है अर्थात त्वचा इन्हीं सल की एपिथेलियम से बनी होती हैं। तो किससे बनी होती है? त्वचा बनी होती है सल की एपिथेलियम से बनी होती है। त्वचा को कई एपिथेलियम कोशिकाएं इनको कटने फटने से बचाने के लिए या कई परतों में व्यवस्थित होती हैं। चूँकि ये कई परतों के पैटर्न में व्यवस्थित होती हैं, इसलिए इन एपिथेलियम को स्तरित सल की एपिथेलियम कहते हैं। ठीक है, इतना आया, इतनी बात आई समझ में आपको? चलिए अगला देखते हैं। एक संयोजी ऊतक है कोलेनकाइमा, रक्त, स्क्लेरेनकाइमा या पेरेन्काइमा? क्या हो गया? संयोजी ऊतक क्या है? संयोजी ऊतक है रक्त। रक्त एक संयोजी ऊतक है। संयोजी ऊतक मानव शरीर में एक अंग को दूसरे अंग से जोड़ने का कार्य करता है। क्या करता है संयोजी ऊतक? संयोजी, ये देखिए आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट, संयोजी ऊतक मानव शरीर में एक अंग को दूसरे अंग से जोड़ने का कार्य करता है। यह प्रत्येक अंग में पाया जाता है। संयोजी ऊतकों का विशिष्ट कार्य जो है वो संयोजन करना। क्या क्या कार्य है इनका? संयोजन करना, अंगों को आच्छादित करना, उन्हें सही स्थान पर रखना। प्राणियों में संयोजी ऊतक के मुख्य घटक में कोलेजन नामक प्रोटीन होता है। ये देखिए क्वेश्चन 1 नंबर का आपका यहाँ से बन सकता है कि प्राणियों में संयोजी ऊतक के मुख्य घटक में कौन सा प्रोटीन होता है? तो होता है कौन सा? कोलेजन प्रोटीन होता है। कौन सा प्रोटीन होता है? कोलेजन प्रोटीन होता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि पेशीय ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? 2, 4, 3 या 5? तो सही क्या है आंसर? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 3। कौन कौन से होते हैं? पेशीय ऊतक अनेक लंबे बेलनाकार तंतुओं से बना होता है जो समांतर पंक्ति में व्यवस्थित होता है। यह तंतु कई सूक्ष्म तंतुओं से बना होता है जिसे पेशी तंतु कहते हैं। सामान्यतः शरीर की सभी गतियों में पेशियां मुख्य भूमिका निभाती हैं। पेशी ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? तो होते हैं 3 प्रकार के। कौन कौन से? रेखित, अरेखित और हृदय पेशी। कौन कौन से होते हैं? रेखित, अरेखित और हृदय पेशी। ये एक क्वेश्चन यहाँ से बन गया कि पेशीय ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? तो पेशीय ऊतक जो होते हैं वो होते हैं 3 प्रकार के।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मानव शरीर की त्वचा का सबसे बाह्य परत कहलाती है स्केलेरा, एंडोडर्मिस, एपिडर्मिस या हाइपोडर्मिस। तो क्या हो गया इसका सही आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा इसका एपिडर्मिस। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। चलिए अगली स्लाइड देखें, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक संयोजी ऊतक है कोलेनकाइमा, रक्त, स्क्लेरेनकाइमा या पेरेनकाइमा। तो देखिए हम बहुत से क्वेश्चन इसके सॉल्व कर चुके हैं। ये हमारा संयोजी ऊतक जो है वो है रक्त है। रक्त कैसा है? एक संयोजी ऊतक है। प्राणियों में संयोजी ऊतक के मुख्य घटक में कोलेजन नामक प्रोटीन पाया जाता है। ये आप बार बार याद रखिए कि रक्त के संयोजी ऊतक में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो वो पाया जाता है कोलेजन नामक प्रोटीन। पेशी ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? 2, 4, 3 या 5? तो पेशी ऊतक होते हैं वो होते हैं 3 प्रकार के। कौन कौन से? पेशी ऊतक के कितने प्रकार होते हैं? रेखित, अरेखित और हृदय पेशी। चलिए किस प्रकार की कोशिका से, अगला देखते हैं, मानव शरीर की त्वचा का सबसे बाह्य परत कौन सी है? तो सबसे बाह्य परत कौन सी होगी? सबसे बाह्य परत हो गई हमारी ऑप्शन नंबर सी, एपिडर्मिस। चलिए अगला देखते हैं, किस प्रकार की कोशिका से त्वचा बनी होती है? अधिचर्म कोशिका, मृदुत्तक कोशिका, स्थानीय कोशिका या संयोजी कोशिका? राइट आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा हमारा ए, अधिचर्म कोशिका से त्वचा बनी होती है। बाह्य त्वचा या अधिचर्म एकल कोशिका स्थूल होती है और उपत्वचा द्वारा आकृत होती है। उपत्वचा जो है वो क्यूटिन नामक मोमी पदार्थ की जलरोधी परत है जो उपत्वचा या अधिचर्म कोशिकाओं द्वारा स्त्रावित की जाती है। उपत्वचा की कोशिकाएं दीर्घित या चपटी होती हैं। इसमें कोई अंतरकोशीय अवकाश नहीं होता। इसके अतिरिक्त भीतरी अवयव मृदुतक कोशिकाओं के समान होते हैं। ऊतक के प्रकार ग्रंथियां बनाते हैं तंत्रिका, एपिथेलियल, मांसपेशी या संयोजी। तो कौन सी ऊतक ग्रंथियां बनाते हैं? सही आंसर होगा एपिथेलियल। क्या होगा राइट आंसर? एपिथेलियल। जंतु के शरीर को ढकने या बाहर रक्षा प्रदान करने वाले ऊतक को उपकला ऊतक कहते हैं। ठीक है, त्वचा, मुंह, आहार नली, रक्त वाहिनी नली या अस्तर, फेफड़ों की कोशिका, वृक्क की नलिका आदि सभी उपकला ऊतक के बने होते हैं। घनाकार उपकला ऊतक वृक्कीय नली तथा लार ग्रंथि के नली के अस्तर का निर्माण करते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अगला क्या है? अगला है, परम शून्य दाब की प्राप्ति होती है प्रणाली की आणविक संवेग के शून्य हो जाने से, समुद्र स्तर पर, -273 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर या पृथ्वी के केंद्र पर। तो परम शून्य दाब की प्राप्ति जो है वो होती है ऑप्शन नंबर सी, -273 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर। -273 डिग्री सेल्सियस तापमान को परम शून्य तापमान कहते हैं। देखिए क्वेश्चन ये बन गया यहाँ से, कि परम शून्य तापमान किसे कहते हैं? तो वो कहते हैं -273 डिग्री सेल्सियस के तापमान को। परम शून्य तापमान वह तापमान है जिसके नीचे ताप संभव नहीं है। इस ताप पर गैस के अणुओं की गति शून्य हो जाती है। 1-2 क्वेश्चन बन गए यहाँ से। तो गैस के अणुओं की गति कहाँ शून्य होती है? तो वो होती है परम शून्य तापमान पर। और परम शून्य तापमान किसे कहते हैं? तो जो होते हैं वो -273 डिग्री सेल्सियस के तापमान को परम शून्य तापमान कहते हैं। चलिए बहुत बढ़िया, आगे जरा बढ़ते हैं हम लोग। दाब शून्य निरपेक्ष के मान पर पहुँचता है -273 डिग्री केल्विन के तापमान पर, निर्वात की स्थिति में, पृथ्वी के केंद्र पर या जब तंत्र की आणविक गति शून्य हो जाती है। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। परम शून्य तापमान -273 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर होता है। परम शून्य तापमान वह तापमान है जिसके नीचे ताप संभव नहीं है। इस पर गैस के अणुओं की गति शून्य हो जाती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 273 केल्विन का मान क्या है? 100 केल्विन, 10 केल्विन, 10 डिग्री सेल्सियस या 0 डिग्री सेल्सियस? क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, 0 डिग्री सेल्सियस। चलिए अब अगला देखते हैं हम लोग, अगली स्लाइड के देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला जो हमारा क्वेश्चन है कि केल्विन पैमाने पर का मानक कक्षीय तापमान कितना होता है?
कितना होता है केल्विन ताप पैमाने का मानक कक्षीय तापमान? 98 केल्विन, 198 केल्विन, 273 केल्विन या 373 केल्विन। इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 273 केल्विन। कितना होता है? 273 केल्विन। वैज्ञानिक कार्य के लिए कमरे का तापमान लगभग 20 से 25 डिग्री सेल्सियस या 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट से 273 केल्विन होता है। अतः केल्विन पैमाने का मानक कक्षीय तापमान 273 केल्विन है। कितना होता है? 273 केल्विन। सेंटीग्रेड जो तापमान के माप का यूनिट है निम्नलिखित में से किस पर नामित है? केल्विन, जीन पियर क्रिस्टन, मार्टिन स्टोमर या एंडर्स सेल्सियस। सही आंसर होगा एंडर्स सेल्सियस। एंडर्स सेल्सियस पर नामित सेंटीग्रेड जो तापमान के माप की यूनिट है, एंडर्स सेल्सियस एक स्वीडिश खगोलज्ञ थे। इन्होंने ही 1741 में उपसला विश्वविद्यालय वेधशाला की स्थापना की थी। 1742 में इन्होंने सेल्सियस तापमान स्केल प्रस्तावित किया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला क्या है हमारा, जो अगला क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। परम शून्य ताप दर्शाता है 0 से 273 डिग्री सेल्सियस कम, 0 से 295 डिग्री सेल्सियस कम, 0 से 300 डिग्री सेल्सियस कम या 0 से 255 डिग्री सेल्सियस कम। सही आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। परम शून्य ताप वह न्यूनतम संभव ताप है जिसमें कम कोई ताप संभव नहीं है। इस ताप पर अणुओं की गति शून्य हो जाती है। परम शून्य ताप 0 डिग्री केल्विन या -273 डिग्री सेल्सियस होता है। क्रायोजेनिक दर्शाता है, किसको दर्शाता है? कम तापमान को, उच्च तापमान को, कम दबाव को या उच्च दबाव को। तो क्रायोजेनिक जो है वो हमारा दर्शाता है किसको? कम तापमान को। क्रायोजेनिक कम तापमान को दर्शाता है। निम्न ताप की भौतिकी की वह शाखा है जिसमें अत्यधिक निम्न ताप 0 डिग्री से 123 डिग्री सेल्सियस से नीचे के तापमान का अध्ययन किया जाता है। GSLV रॉकेट में प्रयुक्त होने वाला ईंधन बहुत कम तापमान पर भरा इंजन में जाता है जिसे क्रायोजेनिक इंजन कहते हैं। चलिए बहुत बढ़िया, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है हमारा 0 डिग्री फ़ारेनहाइट कितने डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है? 100 डिग्री फ़ारेनहाइट, 30 डिग्री फ़ारेनहाइट, 34 डिग्री फ़ारेनहाइट या 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो सही आंसर क्या होगा? राइट आंसर जो होगा वो होगा इसका ऑप्शन नंबर डी, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। 12 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था होती है गैस, ठोस, द्रव या आयनिक। कौन सी होती है 12 डिग्री सेल्सियस पर? तो वो होती है ऑप्शन नंबर सी, द्रव। किस अवस्था में होता है? द्रव अवस्था में होता है, ऑप्शन नंबर सी। 12 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था द्रव की होती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पानी का हिमांक बिंदु है 40 डिग्री फ़ारेनहाइट, 42 डिग्री, 34 डिग्री या 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। पानी का हिमांक बिंदु 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है एवं 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व अधिकतम तथा आयतन न्यूनतम होता है। जल 0 डिग्री 32 फ़ारेनहाइट सेंटीग्रेड पर सफ़ेद बर्फ में परिवर्तित हो जाता है और शुद्ध जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस तथा द्रवणांक जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है। बहुत कुछ हमें इस क्वेश्चन से सीखने को मिला है। देखिएगा 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व जो है वो अधिकतम और आयतन न्यूनतम होता है। तो एक क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि 4 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है? जल का घनत्व जो है वो अधिकतम। जल का अधिकतम और न्यूनतम घनत्व कब होता है? तो वो होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। पानी का हिमांक बिंदु हमें मालूम चला जो कि 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। जल जो है वो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट या 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर सफ़ेद बर्फ में परिवर्तित हो जाता है। तो जल जो है वो सफ़ेद बर्फ में कब परिवर्तित होता है? वो होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर। और शुद्ध जल का क्वथनांक जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस और द्रवणांक 0 डिग्री सेल्सियस होता है। एक एक पॉइंट में क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ से, ठीक है। चलिए आज के लिए बस इतना ही। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ग्रुप 2 और सब ग्रुप 3 से रिलेटेड सारी जानकारी आप लोगों को मिलती रहे।